अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ तीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बाद पूरी दुनिया में आयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं। ना सिर्फ पूरी दुनिया में आई हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आयल प्राइसेस बिल्कुल नीचे आ गई हैं, काफ़ी नीचे आ गई हैं। मतलब अभी 74 रुपीज़ 74 पे अभी यकमुश्त नीचे आया। इससे पहले भी कुछ 4 पे 5 रुपये इस तरह करके नीचे आता रहा है। लेकिन अब जिस तरह से आयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, में भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में आयल प्राइसेस और नीचे हैं। इससे साबित होता है जब आयल प्राइसेस ऊपर थी तो कुछ लोग हमारी हुकूमत को बुरा कह रहे थे, हमारे हुक्मरानों को गलत कह रहे थे कि इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। नहीं, क्योंकि हम आलमी मार्केट से उसके रेट के अकॉर्डिंग आयल ख़रीदते हैं, तो उस एतबार से आयल की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा थी। उन दिनों में इंश्योरेंस भी ज़्यादा हो गई थी। फिर जो फ्रेट होता है, जो आने के एक्सपेंस होते हैं, जो जहाज़ का किराया होता है आने का, और उसके बाद उसकी जो इंश्योरेंस होती है वो कई गुना बढ़ गई थी। इस वजह से आयल प्राइसेस की जो कॉस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद जो लेवी का चक्कर था, लेवी आपको पता है वो तो IMF के प्रोग्राम में है। अब हुकूमत अपने ख़जाने से पैसे डाल के आयल को नीचे नहीं ला सकती, क्योंकि जो IMF है वो कहता है कि आपने हमसे लोन लिया और वो लोन आपने वापस करना है, तो वो पाकिस्तान में वाहिद तरीका है जो आयल प्राइसेस से जो है वो हम वापस कर रहे हैं। और इसमें जो अमीर हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, पेट्रोल भी डीजल भी सारा कुछ ज़्यादा, वो गरीब कम करते हैं। इसलिए वो सारे लोग जो हैं वो लेवी को इस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये रहेगी जब तक हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे तो हुकूमत इसको मैनेज करेगी। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो शहबाज गवर्नमेंट है, ये जो PMLN की हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन है। नहीं भाई, वो भी उतने ही पाकिस्तानी जितने आप हैं, उनको भी मुल्क से मोहब्बत है, आपको भी मोहब्बत है। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे आपको तकलीफ हो। आप देखें ना, पंजाब में उनकी हुकूमत है तो पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने जो आयल प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होने की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल फ्री कर दी थी। जिन शहरों में इलेक्ट्रो ग्रीन बसेस थी उनका किराया बिल्कुल नहीं था, ना होने के बराबर था। उन पर 60% जो मुसाफिर हैं वो ज़्यादा हो गए थे पहले से। फिर जो मेट्रो है, ऑरेंज लाइन है लाहौर के अंदर, क्योंकि मैं लाहौर से बात करता हूँ, तो लाहौर में जो है ये सारा कुछ वो स्पीडो बसेस हैं, सबके किराए ना होने के बराबर थे, है ही नहीं थे किराए। तो अब वो किराए लगेंगे क्योंकि पेट्रोल नीचे आ गया ना, आयल मार्केट नीचे आ गई है तो पेट्रोल सस्ता हो गया। तो ये पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा किया है, जो आवाम को, गरीब आवाम को, बल्कि उन दिनों में अमीर आवाम भी जो थी, जो मोटरसाइकिलों वाली थी, जो कारों वाली थी, जो गाड़ियों वाली थी, आयल प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से वो भी इन बसों में, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, सरकारी बसें थी, इनके अंदर सफ़र कर रही थी। तो ये उनका राइट बनता है भाई, सब ने अपने पैसे बचाए हैं, उन्होंने पेट्रोल नहीं डलवाया उन्होंने। और इसी वजह से 60% जो उसमें मुसाफिर हैं वो पहले से ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, तो ये तो हुकूमत ने किया है। लेकिन आप ये देखें, ये जो पूरा ईरान और अमेरिका की जंग हुई है और पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवाया है और मीडिएटर का रोल अदा किया है, जो इनमें समझौता करवा रहा था, इनमें सुलह करवा रहा था। और इस वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट हुई है, जो ऑनर हुई है, वो अनबिलीवेबल है और उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं देखें जनाब, मैंने जब से होश संभाली है, बल्कि मुझसे पहले भी, पाकिस्तान ने जितनी इज्जत अभी दुनिया भर में कमाई है, दुनिया भर में कमाई है, आज से पहले कभी नहीं कमाई। क्योंकि हमें जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में वो टैक्सियाँ चलाते हैं अपना रोज़गार चलाने के लिए माफ़ कीजिएगा, इधर से वो उधर गए हुए हैं रोज़गार कमाने के लिए, यूरो पाउंड और डॉलर कमाने के लिए वहाँ टैक्सी चलाते हैं। तो जब वो मुसाफिरों को, बीच में गोरों को बताते हैं कि मैं पाकिस्तान का हूँ, तो वो आगे से जो गोरे कहते हैं पाकिस्तान पीस, मतलब पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग बेहतर हुई है। दुनिया पे पाकिस्तान के सब हलाली परचम की इज्जत और एहतराम में इजाफा हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को पहले इतने लोग नहीं जानते थे दुनिया में, हमारे फील्ड मार्शल को नहीं जानते थे। अब दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं, वहाँ बसने वाले लोग जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल के नाम से वाकिफ़ हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नाम से वाकिफ़ हैं, सईद आसिम मुनीर के नाम से वाकिफ़ हैं, और सब के नाम से वाकिफ़ हैं। और यकीन जाने इसमें हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं ईरान, जो बार बार जा रहे थे, मोहसिन नकवी, उनका बड़ा अहम रोल है। लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादती हुई है छोटी सी, जो हमारी वजारत ख़ारजा है उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, और वो इसहाक डार जो वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जिक्र कम हुआ है, वो थोड़ा पीछे रह गए हैं थोड़ा सा। और जो मेन स्ट्रीम पे सामने आ गए हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी आ गए हैं जो वज़ीर दाखिला हैं। जबकि इस सारे सेटअप में जो इसहाक डार ने
कमाल का काम किया, वजारत खारजा ने बड़ा कमाल काम किया। मेरा ख्याल है वो शरीफ खानदान से उनकी रिश्तेदारी है, इसलिए वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत है वो अपने क्रेडिट्स जो उनसे होते हैं वो भी दूसरों को दे देते हैं। वो मोहसिन नकवी को दे देते हैं, वो वज़ीर खारजा को दे देंगे, वो फील्ड मार्शल को दे देंगे, वो सबको दे देंगे। लेकिन उनको ये शौक नहीं है क्रेडिट्स देने का, उनको ये पॉइंट बनाने का, नंबर टांगने का शौक नहीं है। शहबाज शरीफ जिस प्राइम मिनिस्टर का नाम है वो नंबर नहीं टांगता, वो काम करता है, वो मेहनत करता है, वो सुबह टाइम पे अपने ऑफिस में आता है, अपने ऑफिस को टाइम देता है, बल्कि ऑफिस की टाइमिंग से ज़्यादा टाइम देता है। वो सोता ही नहीं है, वो काम करता है। ये मैं कह रहा हूँ। और आप ये देखें जब इलेक्शन हुआ है 2024 के अंदर तो पीटीआई की सीटें सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद जनाब जो सीटें थी पीएमएल की थी और फिर पीपल्स पार्टी की थी। यही वजह थी ना जनाब। तो इन्होंने पूरा मौका दिया कि पीटीआई अपनी गवर्नमेंट बना ले, पीटीआई अपनी गवर्नमेंट बना ले पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। लेकिन पीटीआई जो है वो कहती है इकॉनमी के हालात बड़े सख्त हैं, इसलिए हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। तो फिर ये चैलेंज शहबाज शरीफ ने कबूल किया और मुझे यकीन था कि शहबाज शरीफ एक मेहनती आदमी है, वो इकॉनमी भी ठीक करेगा। ये जंग से पहले हमारी इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही थी, जंग की वजह से अचानक महंगाई आई, महंगाई भी नीचे थी, सब कुछ ठीक हो रहा था। और पाकिस्तान में जो बाकी चीज़ों की सब्जियां, दालें और दूध, ये डिफरेंट चीज़ें जितनी भी थी, खाने पीने की चीज़ें थी, वो सारी सस्ती थी, पेट्रोल भी सस्ता था। लेकिन जब ये आबनाए हुर्मुस जो है उसको बंद किया गया है, अमेरिका और इसकी ईरान की लड़ाई हुई है, उसके बाद ये सारा कुछ ऑयल प्राइसेस दुनिया में ऊपर गई है, हमारे मुल्क में पेट्रोल ऊपर गया है, डीजल ऊपर गया है, उस वजह से महंगाई बढ़ी है। अब वो नीचे आएंगी। आप देखिएगा पंजाब गवर्नमेंट भी तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। जो चीज़ों की प्राइसेस हैं, जिनों के रेट्स हैं, इसमें वो अपनी जो फोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करेगी, पैरा फोर्स को इस्तेमाल करेगी, डिफरेंट फोर्सेज को इस्तेमाल करेगी और ये तो रेट नीचे ले आएंगे। लेकिन ये सिंध वाले, ये केपी वाले, बलूचिस्तान वाले ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं जनाब पूरी दुनिया में शामियाने हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट और इज्जत है। हर कोई पाकिस्तानी खुश है कि पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया। और ऐसी लड़ाई जो मतलब बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी, पूरी खलीज में लड़ाई हो सकती थी, वो यूएई की लड़ाई हो सकती थी, वो सऊदी अरब की हो सकती थी, वो जनाब कतर की हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अदा करते हुए बड़ा मतलब बार बार जो दुनिया के हुक्मरान है, ईरानी हुक्मरान है, ठीक है, उसके बाद जनाब जो अमेरिकन है, ट्रंप है, और इसके अलावा जो यूके की गवर्नमेंट है, जर्मनी, मतलब मुस्लिम और गैर मुस्लिम सारे लोगों ने ही पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है। दुनिया भर के हुक्मरानों ने, दुनिया भर के अवाम ने, और पाकिस्तान में प्रो पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो मुहिब वतन लोग हैं, उन्होंने हमारी हुकूमत की बड़ी तारीफ की है। जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, फील्ड मार्शल की है, हमारी वज़ारत खारजा की है। लेकिन पाकिस्तान में तो ये खुशियां और शामियाने बजाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने मार्का बयानुल मरसूस में हमने इंडिया को मारा था। और पूरी दुनिया में वो बयानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान ने जो अपनी साख कायम की है और अपनी ऐसी मतलब अपना रोब और दबदबा पैदा किया है कि पूरी दुनिया मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान इस रीजन की सुपर ताकत है, सुपर पावर है। इंडिया सुपर पावर नहीं, पाकिस्तान सुपर पावर है। ठीक है, और उस मार के हक को हमने बड़े जश्न करके मनाया, हमने बड़ा अच्छा मनाया। वो जो आपको पता है पीछे बड़े इवेंट्स हुए थे और पाकिस्तान की जितनी रिस्पेक्ट और इज्जत हो रही है इसमें सब बड़े खुश हैं। लेकिन अगर खुश नहीं तो इसराइल खुश नहीं, अगर खुश नहीं तो हिंदुस्तान खुश नहीं, और पाकिस्तान में इमरानिस्तान खुश नहीं। मतलब आज भी अगर आप पीटीआई की सफ़ों में देखें, इमरान खान के जो फॉलोवर हैं, उससे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनसे बात करें कि ये पाकिस्तान की देखिए कितनी इज्जत हुई है, पाकिस्तान को अल्लाह ने कितना मर्तबा दिया है, पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाई है, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात करवा के ये जंग रुकवाई है। तो ये उनसे आप बात करें तो पीटीआई वाले कहते हैं कौन सी जंग थी नहीं, वो तो मजाक था, वो तो नूरा कुश्ती थी, वो तो रंगबाजी थी, वो तो एम ए बस का खेल था, पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें। मतलब पूरी दुनिया मान रही है, ट्रंप मान रहा है, ईरानी हुक्मरान मान रहा है, सऊदी अरब मान रहा है, कतर मान रहा है, यूएई मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है। कोई दुनिया का हुक्मरान है जो इंडिया मान रहा है भाई कि पाकिस्तान का रोल है। उसके टीवी चैनल देखें, इसराइल के टीवी चैनल देखें आप, वहाँ पर हमारी मतलब पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है। लेकिन मरोड़ कहाँ उठ रहा है? पीटीआई में और अडयाला जेल में। ठीक है, अडयाला जेल से एक मजम्मती बयान नहीं आया जो इसराइल ने ईरान पे हमले किए, एक बयान नहीं मजम्मती नहीं आया जनाब जो अमेरिका ने इसराइल पे हमले, अमेरिका ने ईरान पे हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया, उसको मारा। ठीक है, इस पे जनाब नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो पीटीआई के फॉलोवर हैं, यकीन जाने आजकल उनको उल्टियां आ रही हैं, वो खून की उल्टियां भी कर सकते हैं, उनके पेट में मडोर हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की इतनी इज्जत कैसे हो गई, पाकिस्तान के ग्रीन परचम को इतना मर्तबा कैसे मिल गया, पाकिस्तान का जो ग्रीन परचम है वो इतना ऊंचा कैसे हो गया, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत कैसे हो गई, उनको मरोड़ पड़ रहे हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो मुल्क दुश्मनी का
ये मुल्क दुश्मनी का जो जहर इमरान खान ने नई नस्ल में फूंका है, उसमें डाला है, ये बड़े सालों तक रहेगा। ये बड़ी मुश्किल निकलने वाला है कि इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया है, ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं, दूसरों को चोर चोर कहा है, खुद चोरी में पकड़े गए हैं, मामूली चोरी में पकड़े गए हैं, तोशाखाना की मामूली चोरी में पकड़े गए हैं भाई साहब। फिर 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन की है, जो गबन की है, जो मलिक रियाज से मिलकर की है, उसमें पकड़े गए हैं। और अपने करतूत देखें आप जनाब। उसके बाद जनाब मुल्क पे हमले करते हैं, 9 मई करते हैं, 45 जगहों पे, 45 जगहों पे इन्होंने पाकिस्तान में हमारी फौज के इदारों पे हमला किया है, पकड़े गए हैं, सजाएं हो रही हैं। इमरान खान को बहुत जल्दी हो जाएगी। जो लोग मुझसे पूछते थे कि इमरान कब बाहर आ रहा है, मैंने उसको हमेशा बताया था इमरान पे अभी ये छोटे केस हैं, चोरी का केस है, 190 मिलियन का 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, छोटा केस है ये वाला। अभी 9 मई में इमरान खान को उम्र कैद होगी और सजाएं होंगी, कई केसेज हैं, हो सकता है सजाए मौत हो जाए और साथ फैज मीद को भी हो। तो जो PTI वाले जो हैं ये जनाब समझ नहीं सकते, इनके दिमाग में और इनके पेट में अजीब कीड़े हैं। मैं इनको मशवरा दूंगा कि इनका कीड़ा दूर हो सकता है। आजकल जामन मार्केट में आए हुए हैं, बड़े सस्ते हैं, वो 200-300 रुपये 400 रुपये किलो मिल रहे हैं, बड़े अच्छे जामन हैं, वो खाया करें, इसलिए आपके पेट के कीड़े ठीक होंगे और उससे PT का कीड़ा में भी निकल जाए। है वैसे चौसा आम भी बड़ा सस्ता हुआ है, 150 रुपये किलो रहा है, 200 रुपये किलो रहा है, 250 रुपये, 300 किलो भी है, 300 रुपये, बड़े अच्छे किस्म के। और जो सिंदड़ी आम है वो बड़ा सस्ता है, दुशहरी आम बड़ा सस्ता है। मैं PTI वालों को कहूँगा ये आम खाएं, जामुन खाएं, आलू बुखारा खाएं, बड़े फल सस्ते हुए हैं, और सब्जियाँ खाएं, करेले खाया करें। करेले खाएंगे तो मे भी हो सकता है PTI का कीड़ा आपके, भिंडी तोरी खाएं, मे भी PTI का कीड़ा पेट से निकल जाए, दिमाग से निकल जाए, ठीक है। अगर फिर भी ना निकले तो फिर साथ नीचे कर दें, टांगे ऊपर कर दें और फिर ये खाएं, फिर हो सकता है निकल आए। लेकिन बहुत मुश्किल है। जो इमरान खान की मोहब्बत में लोग गिरफ्तार हैं और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच लगाएं, जो PTI के लोग हैं, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो कहेंगे पाकिस्तान हार जाए, बाकी पार्टियों के लोग कहेंगे पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जो PTI के लोग हैं वो कहेंगे पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तान कभी ना जीते। ये है PTI का जनाब। तो जनाब ये अपनाए हुर्मुज़ जो है ये खुल गई है, अब इसमें रखने डाले जा सकते हैं, और रखने डालने वालों में इसराइल का नंबर 1 है। और दूसरा, मैं खबरदार कर रहा हूँ ईरानी सियासी क़यादत को, जो उनके पास दौरान इनकलाब हैं, जो मजहबी एलिमेंट है, जो खमैनी के अंडर आते हैं, जो मुजतबा खमैनी है, इनको भी होश करनी चाहिए। ये जो रखना ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनको अपनी सपोर्ट चाहिए वहाँ पे। ये मज़हब फ़रोश हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कुछ लोग मज़हब फ़रोश हैं, मज़हब का सहारा लेते हैं, इमरान खान भी लेता रहा है, इस तरह से इनसे बच के रहें। मतलब सारी दुनिया चाहती है कि ईरान भी तरक्की करे, उसका आयल भी बिके, यही चाह रहे हैं ना सारे लोग। सारे UAE ने इस तरह तरक्की की है, सऊदी अरब कर रहा है, कतर कर रहा है, आपको तरक्की क्यों नहीं कर सकते? यही मसला है। वो ना आपके एटमी ताकत हो, अगर आपको एटम बम होता तो आप इसराइल पे मार देते। वो भी आपको 39-40 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए, आप एटमी ताकत अगर थे तो एटम बम चला देते ना पहले, तो चला के तो अपना इजहार कर देते, एटमी ताकत बन देते। वो भी आप नहीं बन रहे। हाँ, आपने मिसाइल बनाए आप, वो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है सबके पास मिसाइल आप भी बनाए, ठीक है। तो इसलिए सी बात है जनाब। अब मैं आ रहा हूँ जनाब, मैं क्योंकि मेरा जो नॉलेज है वो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे मुझे बुलाते हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे लोग मुझे इनवाइट करते हैं, TV चैनल पे भी लोग बुलाते हैं, मैं ममनून हूँ सब चैनल्स का। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी ईरानी करेंसी लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ईरान और अमेरिका की अब सुलह हो रही है, तो अब ईरानी करेंसी लें कि ना लें। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो जनाब ईरानी करेंसी है, ईरानी करेंसी जो है ये तकरीबन 2016 के अंदर, ये करेंसी जब ओबामा के साथ ईरान का एग्रीमेंट हुआ था, जब ओबामा के साथ ईरान का एग्रीमेंट हुआ था, उस वक़्त ये करेंसी जनाब 12,000 रुपये की हो गई थी, 12,000 की 1 करोड़, और 1 करोड़ 12,000 की होगी, उसके बाद यही 1 करोड़ 60,000 की होगी। आप अंदाज़ा करें 2016 के अंदर जो ईरानी करेंसी है, जब ओबामा के साथ ईरानी हुकूमत का एग्रीमेंट हुआ तो ये 12,000 की थी, और 12,000 से ये 60,000 तक गई, ठीक है। उसके बाद अभी जब ट्रंप ने दोबारा से उस पर पाबंदियाँ लगाई हैं ईरान के ऊपर, उस पर हमला भी हुआ है, उसके बाद जनाब ये रह गई थी सिर्फ 2,000 की, ठीक है। और बीच में आके थोड़ा इनका एग्रीमेंट होने लगा था ओबामा का और ये ट्रंप का और ईरान का आपस में जो एग्रीमेंट होने लगा था थोड़ा सा, तो उन दिनों के अंदर ये करेंसी जो है जनाब ये दोबारा जनाब 12,000 की हो गई, ठीक है। पहले जब ट्रंप ने इन पे पाबंदियाँ लगाई तो 2,000 की थी, बाद में ये 12,000 की होगी जनाब। और जनाब फिर उसके बाद अब ये देखें आप कि अब दोबारा से जब सुलह हो रही है तो ये तकरीबन 4,000 की होगी। 4,000 की 1 करोड़ करेंसी जो है ईरानी करेंसी वो मिल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर। तो जो लोग मुझसे मशवरा लेते हैं कि ये ईरानी करेंसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मैं उनको बताना ये चाह रहा हूँ जनाब कि जब 2016 के अंदर ओबामा
के साथ ईरान का एग्रीमेंट हुआ था तो ये करेंसी 12,000 की थी, और 12,000 से ये 60,000 तक गई, और अब जब ट्रंप ने इन पे पाबंदियां लगाई, इन पे हमला किया, ये 2,000 की रह गई, ठीक है। जब फिर पीछे सुलह होने के चांसेस हुए थे तो ये फिर 12,000 की हो गई थी, 10,000 की भी थी, 8 की भी थी, लेकिन अभी जब फिर जंग छिड़ गई थी तो फिर ये जनाब 2,000 की होगी। अब दोबारा जब ये सुलह होने लगी है, अब ये दोबारा जब सुलह होने लगी है जनाब, अब ये दोबारा जब सुलह होने लगी है तो जनाब ये होगी 4,000 की, ठीक है। अब जो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि अगर ये 4,000 की है तो ये लेनी चाहिए, क्योंकि आगे ईरान के हालात तो ठीक ही हैं। ईरान के साथ अगर उसका ऑयल बिकता है, उसके पास गैस भी है, पाकिस्तान के साथ गैस का एग्रीमेंट भी है, मे भी ये करेंसी दोबारा 60,000 की हो जाए, ठीक है। इसलिए 4,000 तक आप इसको ले सकते हैं, लेकिन 4,000 से जब ऊपर जाती है फिर ज़रा थोड़ा रिस्क हो जाता है। और कोशिश करें ये तकरीबन 1 लाख ही लें, 1 लाख की काफ़ी सारी आ जाएगी। 1 लाख, इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो मिडिल क्लास हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमीर लोग जो हैं, अशराफी, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। गरीब लोग जो हैं वो जल्दी अमीर होना चाहते हैं, वो करोड़पति बनना चाहते हैं फ़ौरन। हाँ, वो करोड़पति तो बन सकते हैं, लेकिन ईरानी करेंसी के अंदर अगर वो अभी भी 4,000 की 1 करोड़ करेंसी ले लेते हैं तो समझे वो ईरानी करेंसी के करोड़पति हैं, ठीक है। अगर वो 1 लाख की लेते हैं तो काफ़ी सारे करोड़ उनके पास आ जाते हैं। अगर 1 लाख पाकिस्तानी करेंसी की, वो कई करोड़ ईरानी करेंसी ले सकते हैं। इस तरह वो ईरानी करेंसी के करोड़पति हो सकते हैं, पाकिस्तानी करेंसी के तो नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। तो कोशिश करें, मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करें कि 4,000 तक अगर मिलती है तो ले लें, इससे ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, फिर नुकसान ज़्यादा होने का, मतलब अगर फिर 2 की हो जाती है तो आपको 2,000 का नुकसान होगा ना 1 करोड़ के पीछे। तो इसलिए, और एक और बड़ी अहम बात है इसमें, एक एहतियातें हैं, 2 एहतियातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली एहतियात यह है कि आपने ये भी नज़र रखनी है कहीं ईरान वाले ये करोड़ का नोट जो है बंद ना कर दें, ईरानी हुकूमत करेंसी बदल ना दे। और दूसरा, जब भी ये करेंसी खरीदें ये अथोराइज्ड मनी चेंजर से खरीदें, जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनसे खरीदें। और मैं क्योंकि ये लाहौर से, ये पंजाब के इस रीजन से हूँ, तो ये पंजाब के अंदर ये जो है ना डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी, वो बड़ी ऑथेंटिक है। डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी, डॉलर ईस्ट मनी चेंजर वाले, उनसे आप ये करेंसी लेंगे तो वो बिल्कुल जेन्युइन करेंसी होती है। वो फ्रॉड नहीं करते, वो धोखा नहीं देते, वो अच्छे बुरे की तमीज़ जानते हैं, हलाल हराम की, उनमें ये चीज़ है। बाकी भी मनी चेंजर्स हैं, प्राचा हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन जो डॉलर ईस्ट वाले हैं ना वो बड़े अच्छे मनी चेंजर है, उनसे ईरानी करेंसी लें आप, और ये बाहर से ना लें। मुझे एक बंदे ने बताया, स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में बैठा हुआ था, एक ब्रोकर के पास, एक ब्रोकरेज हाउस पे बैठा था, एक ब्रोकर के पास में बैठा हुआ था, बता रहा था हमारे एक दोस्त ने जनाब वहाँ पर तकरीबन 3500 की 1 करोड़ करेंसी खरीदी है, जो मनी चेंजर से नहीं, बाहर मार्केट से ली है, ग्रे मार्केट से, जो ब्लैक की मार्केट होती है, और 3800 की बेच दी है। इस तरह उसने दिहाड़ी लगाई है। वो 30,000 की दिहाड़ी लग जाती है ना, 5 लाख समथिंग की इन्वेस्टमेंट है, 30 की दिहाड़ी लग जाती है, और कौन सा काम है इतना। तो जनाब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी करेंसी लें, वो जो स्टेट बैंक का जिन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, जो अथोराइज्ड मनी चेंजर हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमारा जो रीजन है यहाँ पे डॉलर ईस्ट वाले बहुत बेहतर हैं। डॉलर ईस्ट वाले जो है वो हलाल हराम में तमीज़ समझते हैं, और वो आपको ठीक नोट और असली नोट देंगे, उनसे करेंसी लें, ठीक है। ईरानी करेंसी वो बड़ी अच्छी देंगे आपको, ठीक है। तो अच्छा, वो वापस भी ले लेते हैं, कई मनी से तो हाथ उठाते थे, हम नहीं ले रहे, ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। तो 4,000 तक मैं कह रहा हूँ आपको, इससे ऊपर फिर रिस्क हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो जनाब पाकिस्तानी कौम की पता आपको आदत है। दूसरा, मैंने आपको एक और भी बात बताई है कि जो ईरानी हुकूमत पे नज़र रखनी, कहीं वो करेंसी बदल ना दें, ठीक है। अगर बदल देंगे फ़ौरन चेंज करवा लेनी है आपने, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये अथोराइज मनी चेंज लें। ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये रातों रात करोड़पति बनना चाहती है, अमीर बनना चाहती है। इसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनमें ये परसेंट बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लोग फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे लेते हैं, तो मेरे साथ मशवरा करेंगे, तो अगर वो साथ कोई माफ़ कीजिएगा, अगर वो साथ जॉब करते हैं, साथ कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके साथ वो स्टॉक एक्सचेंज जो है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, उसको खेलें। वैसे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, प्रिंट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उस पर जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे आती है, जो मनफी होती है, जो नेगेटिव होती है, तो उसका बड़ा प्रोपेगेंडा, जो लोगों के अरबों रुपये उड़ गए, लोगों का खरबों रुपये का नुकसान हो गया, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, उसको बड़ा वायरल करते हैं। लेकिन जिस दिन मार्केट ऊपर जाती है, प्लस होती है, तो उस वक्त वो, जब लोगों का खरबों रुपये का फायदा होता है, अरबों का फायदा होता है, उसका जिक्र नहीं होता। नेगेटिविटी को, जो व्यूअरशिप बहुत है, तो वो खबर बड़ी वायरल होती है। लेकिन पुरानी खबरें हैं सारी। अभी इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, बड़ी मैनेज है, और रूल्स और कवानीन पे बड़ा अच्छा अमल कर रही है, और बड़ी डिजिटल है वो। उसमें कोई अब कबाहतें नहीं हैं, कोई कैश की पेमेंट ना आप कर सकते हैं, ना ले सकते हैं। थ्रू बैंकिंग चैनल से वहाँ आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, थ्रू बैंकिंग चैनल से अपने पैसे विड्रॉल करते हैं। और अब ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में जाना पड़ता है। आप अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन है,
तमाम ब्रोकर जो हैं, जितनी इक्विटीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे, जितनी कंपनीज बनी हुई हैं वहाँ उनकी अपनी ऐप है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो हैं वो आप आसानी के साथ वो उन जो हमारे ब्रोकर हैं उनके पास जाएं, तो आप इन्वेस्टमेंट करके तो स्टॉक एक्सचेंज खेलें, उसमें बड़ा फ़ायदा है, आजकल बड़ा फ़ायदा है। देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने उसमें बड़ा फ़ायदा, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक शेयर खरीदा था, तो उस शेयर में ये जो अब जंक लगी हुई थी, जंक के रात हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो ये न्यूज़ बेस्ड होती हैं ज़्यादा, वो न्यूज़ पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा चलती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सट्टे वाले शेयर्स होते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स लेते हैं तो कोशिश करें सट्टे वाले शेयर ना खरीदें, ऐसे शेयर खरीदें जिस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो आप चेक करें, वो अच्छी कंपनीज हो। आप सीमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सीमेंट की कंपनीज अच्छी हैं, ऑयल में अच्छी हैं, गैस में अच्छी है, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, टेक्सटाइल में कुछ कंपनीज बहुत अच्छी हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट करें। जो सट्टे वाले शेयर हैं वो ना कर लें, मेरी ये मशवरा है आपको, ठीक है। तो जनाब ये मैं आपको बताना लगा, मैंने एक 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, 3 लाख पे मैंने तकरीबन कोई 2.25 लाख रुपया, मतलब ये 10-15 दिन में वो शेयर इतना ऊपर गया। तो इस तरह और लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं। जब ये मार्केट जंग लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, बड़ा पैसा उन्होंने कमाया, ठीक है। इसमें ये तरीका है कि आप इसमें देखें, हर रोज़ मार्केट को वॉच करें, तो फिर होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी जनाब मैं आपको बता रहा हूँ, एक है रेलिस इक्विटीज़, मैं उनका नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा। रेलिस इक्विटी जो है उन वो बड़े अच्छे रिलायबल हैं, उनके साथ आप काम करें, बड़े रिलायबल ये स्टॉक इनके ब्रोकर हैं, ठीक है। रियली इक्विटीज़, उनके साथ आप काम करें, वो आपको एप्लीकेशन लोड करके देंगे, उसका आपके मोबाइल के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर एप्लीकेशन डाल देंगे, वो आप अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के वो काम कर सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। सारे शेयर अच्छे हैं, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए, मुझे एक बंदे ने बताया मैं स्टॉक एक्सचेंज में कभी 25,000 रुपये लेके आया था, अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। बड़ी अच्छी मिसालें भी हैं स्टॉक एक्सचेंज में, बड़े लोगों ने खरबों अरबों रुपया बनाया है, सब लोगों ने पैसे गंवाए नहीं हैं। लेकिन अभी जो स्टॉक मार्केट के रूल्स हैं ना, अगर आपको नुकसान भी हो जाए, गवर्नमेंट गेन टैक्स ले रही है, फाइलर से 15%, नॉन फाइलर से तकरीबन कोई 20% से ज़्यादा लेती है या कम ले रही है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। जो फाइलर है, मैं तो फाइलर हूँ, फाइलर से जो 15% ले रही है, तो गेन अगर आपने लाख रुपया उसमें से प्रॉफिट कमाया तो 15,000 गवर्नमेंट ले रही है। अगर आप आने वाले दिनों में तकरीबन आपका कोई 50,000 का नुकसान हो जाता है तो वो 15,000 वापस दे देंगे आपको, ठीक है। वो भी आपका जाता नहीं है, नुकसान कभी होगा, अगर आप नज़र रखेंगे तो नहीं होगा, तो वो आपको वापस मिल जाता है, 4 साल तक वापस मिलेगा। इसलिए जो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है उसकी तरफ राग़ब हो, वो कानूनी बिजनेस है, स्टेट बैंक के अंदर है, हुकूमत पाकिस्तान के अंडर है, और उस कानूनी कारोबार है, उसमें जो आप कमाते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो बिल्कुल जायज़ है, उसमें आप गेन टैक्स दे के आते हैं। ये जो प्रॉपर्टी का कारोबार लोग कर रहे हैं, जो लोग मतलब ये चले ईरानी की तरफ भी जा रहे हैं अमीर होने के लिए, और करेंसीज में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो ये मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम कर रहे हैं लोग, जो उसके बाद ये जो बिटकॉइन वगैरह इसमें काम कर रहे हैं, उससे सबसे बेहतर जो है ना जनाब वो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है। मैं बड़े करीब से इसको देख रहा हूँ। और हमारे इधर जो नेगेटिव खबर है, कभी स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव हो, लोगों का नुकसान हो जाए, तो लोग पूरी खबर चलती है, जब उनका फायदा होता है तो कभी खबर नहीं चली, खबर चलती नहीं, इसमें नफा नुकसान होता है। लेकिन आप नजर रखें, आपने एंड पे देखना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। फर्ज करें आप स्टॉक एक्सचेंज में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना उसमें 10 लाख 50,000 हो जाता है, तो 50,000 निकाल लें, उस 10 लाख को पूरा रखें। ये तरीका है इसके खेलने का। अगर आप 20 लाख रखते हैं तो 20 को पूरा रखें, लाख रुपया प्रॉफिट होता है उसको निकालते जाएं, इस तरह करें आप। आपने 20 लाख पूरा रखना है, आपने 10 लाख पूरा रखना है, 5 लाख रखा हुआ है तो 5 लाख पूरा रखें, 5 लाख में जो प्रॉफिट होता है उसको निकाल लिया करें। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। और मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप जाना चाह रहे हैं जनाब, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस करना चाह रहे हैं, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनका ऑफिस है, रेलिस इक्विटीज जनाब, इनका काम बहुत अच्छा है, ठीक है। आप यहाँ जाएँ, अपना अकाउंट ओपन करें, आपके मोबाइल पे ऐप होगी, आपके एप्लीकेशन जो है लैपटॉप के ऊपर भी हो जाएगी, कंप्यूटर के ऊपर भी हो सकती है। आप घर बैठे ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, यकीन जाने। और ये जो लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, रातों रात इसमें भी बंदा अमीर नहीं होता, करोड़पति नहीं होता, इसमें भी टाइम देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। शेयर सट्टे वाला नहीं लेना, मतलब बड़ा शेयर लेना है, अच्छा शेयर। सीमेंट के शेयर अच्छे हैं, गैस के, ऑयल के अच्छे हैं जनाब, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, उसमें ले, ठीक है। फिर टेक्सटाइल में कुछ शेयर अच्छे हैं, मतलब जो शेयर है ना सट्टे वाला वो हर गिज़ ना खरीदें। नाज़रीन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।